जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 14 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड 4th ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 14 के बारे में। और आज अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा गाइगर मूलर गणितर या जेएम काउंटर भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं भी आपका? जीएम काउंटर भी इसको क्या भी बोलते हैं। ठीक है, जीएम काउंटर क्या है, एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा बार पूछा जाता है और काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्वांचिंग प्रोसेस के बारे में भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। डेड टाइम, पैरालाइज टाइम, रिकवरी टाइम, उनके बारे में भी क्या है एग्जाम के अंदर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है। वैसे एक दो डेफिनेशन क्या है भी 1 नंबर के अंदर भी आ जाती है। तो आज इस टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। बी गाइगर मूलर गणितर की पहले तो बनावट के बारे में डिस्कस करते हैं। भी बनावट किस प्रकार से होती है इसकी। बी इसके अंदर क्या है एक धातु की बेलनाकार नली होती है, वो क्या है भी एक कॉपर की नली होती है। ठीक है, और इस कॉपर की नली के अंदर एक टंगस्टन धातु का, इस कॉपर की नली के अंदर क्या है भी एक टंगस्टन धातु का क्या है भी एक महीन तार लगा होता है। महीन मीन्स काफी ज्यादा बारीक तार क्या है भी इसके अंदर लगा हुआ होता है। और इसको विद्युत अवरोधक की सहायता से क्या है भी इस वायर को और इस धातु की नली को क्या है भी अलग कर दिया जाता है, ताकि किसी भी रूप में क्या है भी इसके अंदर शॉर्ट सर्किट जैसी क्या है भी कंडीशन हमारे सामने न आए। ठीक है, और यहां पे जो आपका जो महीन तार होता है वो तो आपका एनोड का कार्य करता है, और जो आपकी धातु की नली होती है वो आपकी क्या है भी कैथोड का कार्य करती है। भी आपने जो टंगस्टन धातु का तार है यहाँ पे लिख दिया है भी जो आपका क्या है भी एनोड का कार्य करता है, और जो कॉपर की नली होती है वो आपका क्या है भी किसका कार्य करती है भी वो आपका कैथोड का कार्य करती है। क्लियर है यहाँ तक आपका। अब उसके बाद में आगे आपको क्या बताता है भी इन दोनों इलेक्ट्रोडों को, कैथोड को और सॉरी नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, बाय मिस्टेक गलत हो गया। ठीक है, अब क्या बताता है भी इन दोनों इलेक्ट्रोडों को, एनोड और कैथोड को क्या है भी हाई वोल्टेज से क्या है भी कनेक्ट कर दिया जाता है 800 वोल्ट से लेके 2000 वोल्ट तक के मध्य। देखिएगा एक बात और बताता है भी डेली वोल्टता क्या होती है भी। डेली वोल्टता ये होती है भी ये 800 वोल्ट से कम वोल्टता के ऊपर क्या है भी कार्य नहीं करता। भी अपने आप बोल सकते हैं भी कोई उपकरण है वो कितनी वोल्टता के ऊपर प्रोग्रेस करता है, उस न्यूनतम वोल्टता को क्या बोलते हैं, डेली वोल्टता बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बताता है भी 800 वोल्ट से क्या है भी कम वोल्टता पर क्या है भी हमारा जीएम काउंटर वर्क नहीं करता, और इस न्यूनतम वोल्टता को ही क्या बोलते हैं भी अपने डेली वोल्टता बोलते हैं। क्लियर है आपके सामने डेली वोल्टता। ठीक है, अब इस डेली वोल्ट भी इसके धातु की नली को क्या है भी नेगेटिव से और इस टंगस्टन धातु के तार को क्या है भी पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर इसको रेजिस्टेंस से गुजार के क्या है भी आपको विभवांतर प्राप्त कर लेते हैं, उसकी क्या है भी पल्स को काउंट कर लेते हैं, और उस पल्स काउंट के जरिए हम ये बता देते हैं भी जो इसके अंदर इंटर करने वाला पार्टिकल है वो पार्टिकल क्या है भी कौन सा है। ठीक है, अब क्या है भी उससे आगे डिस्कस करते हैं भी। ये तो होगी भी आपके बनावट स्ट्रक्चर के रूप में। एक कंडीशन और भी दी जाती है भी जेएम काउंटर के अंदर भी कई बार क्या बताता है भी इस जो धातु की बेलनाकार नली होती है, जो कॉपर की नली है आपकी, उसके ऊपर कई बार कांच का आवरण भी चढ़ा दिया जाता है और कई बार क्या है भी कांच का आवरण भी नहीं चढ़ाया जाता है। दोनों ही कंडीशनों के अंदर क्या है भी इसका उपकरण हमारे सामने क्या है भी पाया जाता है। तो अब उससे आगे अपने डिस्कस करते हैं भी इसके। तो ये तो हो गई भी आपकी
बनावट। दूसरा है, और ये बता दें भी इसके अंदर क्या है भी 90% तो क्या है भी आर्गन गैस भरी हुई होती है, और इसके अंदर 10% क्या है भी इसके अंदर एथिल एल्कोहल भरी हुई होती है। एथिल एल्कोहल का हम इसके अंदर यूज क्यों करते हैं उसके बारे में भी हम क्या है भी इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब ये बताता है भी जो इसकी बनावट क्या भी कुछ चेंज भी कर दी जाती है। किन कंडीशनों के अंदर? एक तो कम भेदन क्षमता वाले, कम भेदन क्षमता वाले अल्फा कण, ठीक है, तथा एक तो कम भेदन क्षमता वाले अल्फा कणों के लिए तथा मंद बीटा कणों के लिए, मंद बीटा कणों के लिए। एक तो कम भेदन क्षमता वाले अल्फा कणों के लिए, और दूसरा क्या है भी मंद बीटा कणों के लिए इसकी सेटअप बॉक्स किस प्रकार से तैयार की जाती है। बेमंद बीटा कणों के लिए क्या किया जाता है, इस जो धातु की बेलनाकार नली होती है उसके ऊपर या तो क्या है भी कांच का आवरण लगा दिया जाता है, ठीक है, या क्या है भी अवरक ही पन्नी लगा दी जाती है। कम भेदन क्षमता वाले अल्फा कण और मंद बीटा कणों के लिए क्या है भी या तो क्या भी धातु की बेलनाकार नली के ऊपर कांच का आवरण लगा दिया जाता है, और या क्या है भी अवरक की पन्नी लगा दी जाती है, जिसके कारण क्या भी आयनीकरण अच्छे तरीके से क्या भी संभव हो जाता है। दूसरी कंडीशन है यहाँ पे, एक तो इनके लिए इस प्रकार से चेंज कर दिया जाता है, और दूसरी कंडीशन आपको ये भी बताता है भी तिरव बीटा कणों के संसूचन के लिए, तिरव बीटा कणों के लिए तिरव बीटा कणों के लिए क्या किया जाता है भी इस प्रकार से कोई कांच की नलिका लेके उसके ऊपर क्या है भी कार्बन की पन्नी चढ़ा दी जाती है, और वहां पे क्या है भी धातु की बेलनाकार नली को क्या है भी हटा दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है भी तिरव बीटा कणों के संसूचन के लिए क्या है भी धातु की इस बेलनाकार नली को ही हटा के यहाँ पे क्या है भी एक कांच की बेलनाकार नली होगी, उसके अंदर वाली सतह पे क्या है भी कार्बन का क्या है भी लेप कर दिया जाता है, और वो क्या है भी कैथोड का कार्य करते हैं। इस प्रकार से इसकी बनावट को क्या है भी चेंज किया जाता है, कौन से संसूचन के लिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। वैसे नॉर्मली क्या है भी इसका यूज करते हैं धातु की बेलनाकार नली के ऊपर क्या है भी कांच का आवरण क्या है भी चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये तो होगी भी इसकी बनावट के बारे में जानकारी आपकी। अब ये बताता है भी जब इसके अंदर कोई आयनकारी कण प्रवेश करता है तो वो आयनकारी कण क्या है भी गैस के अणुओं को पॉजिटिव नेगेटिव आयनों में तोड़ देता है, और जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन है वो दोनों क्या है भी विपरीत दिशा में क्या करते हैं भी गति करते हैं। जो नेगेटिव आयन है वो तो एनोड की तरफ गति करते हैं क्योंकि पॉजिटिव इनको क्या है भी आकर्षित कर लेगा, और जो पॉजिटिव आयन है आपके वो क्या है भी कैथोड की तरफ गति करते हैं क्योंकि वहां पे जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव आयनों को क्या कर लेगा भी आकर्षित कर लेगा। क्लियर है आपका यहां तक, ठीक है। अब जो दूसरी बात होगी, पॉजिटिव नेगेटिव आयन क्या भी एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करते हैं, और जो नेगेटिव आयन है, और यहाँ पे जो आपने पढ़ा होगा जब हाई वोल्टेज देते हैं तो वहां पे एवलांस इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, ये इसके बारे में तो आपने डिस्कस किया होगा भी एवलांस इफेक्ट क्या हो जाता है भी उत्पन्न हो जाता है। एवलांस इफेक्ट किस प्रकार से उत्पन्न होगा, जब क्या है भी यहाँ पे कोई आयनकारी कण प्रवेश करेगा तो वो एक पॉजिटिव बनाएगा और एक नेगेटिव बनाएगा। नेगेटिव आयन क्या होता है भी जब ये एनोड की तरफ गति करते हैं तब यहाँ जो क्या है भी विद्युत क्षेत्र एनोड के नजदीक क्या होता है भी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है भी अधिक होता है। विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होता है, वो प्रोपोर्शनल काउंटर के अंदर आपको अच्छे तरीके से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको बताया भी था। और जब
एनोड के नजदीक क्या है भी वो क्या विद्युत क्षेत्र का मान नजदीक होता है तो उनका वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वो क्या है भी गैस के और अणु हैं उनको भी क्या कर देंगे भी तोड़ देंगे, जिसके कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और जिसके कारण क्या भी परिपथ में क्या है भी हमारे पास धारा प्राप्त होती है और धारा पल्स की भी लंबाई क्या होती है भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पे एनोड के नजदीक क्या हो जाएगा भी आपका एविलांस इफेक्ट उत्पन्न हो जाएगा, एविलांस प्रभाव। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपका? अब देखिएगा भी एविलांस इफेक्ट उत्पन्न हो गया और यहां से क्या है भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस परिपथ से क्या भी प्रवाहित होंगे, हम धारा को क्या भी काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में डिस्कस ये भी करते हैं समन प्रक्रिया। क्वांचिंग प्रोसेस। क्वांचिंग प्रोसेस क्या होगी भी आपके, कहने का मतलब आपको ये बताता है बी इस सर्किट के अंदर बी के नेगेटिव आयन क्या है भी जल्दी से इधर की तरफ पहुंच जाते हैं, उनको टाइम क्या है भी कम लगता है, बट जो धनात्मक आयन होंगे वो भी क्या है भी कैथोड की तरफ जाएंगे। तो क्या बताता है उसके बारे में देखिएगा बी, ये आपका क्वांचिंग प्रोसेस के बारे में आपको बताते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव इधर की तरफ आ जाएगा, करंट क्या हो जाएगी भी हमारे सामने आ जाएगी। जो पॉजिटिव आयन है वो क्या होंगे भी आपके कैथोड की तरफ जाएंगे, क्या जाएंगे भी आपके कैथोड की तरफ जाएंगे। जब ये कैथोड की तरफ जाएंगे तो इनका जो मास होता है धनात्मक आयनों का वो क्या होता है भी अधिक होता है और वेग क्या होता है भी कम होता है। मास तो क्या होता है भी इनका अधिक होता है, पॉजिटिव आयनों का जो द्रव्यमान होता है वो नेगेटिव आयनों की अपेक्षा क्या होता है भी ज्यादा होता है, और वेग क्या होता है भी धनात्मक आयनों का क्या होता है भी कम होता है। किस कारण से, क्यों यहाँ पे एनोड के नजदीक क्या होता है भी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है भी अधिक होता है, और एनोड से क्या भी कैथोड की तरफ जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता जाता है भी कम होता जाता है, जिसके कारण इनका वेग भी क्या होता है कम होता है। तो धनात्मक आयनों का मास अधिक और वेग कम होने के कारण क्या है भी ये बहुत धीरे धीरे क्या है भी कैथोड की तरफ पहुंचते हैं, तो वहां पे क्या है भी एविलांस इफेक्ट क्या है भी उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, धनात्मक आयनों के कारण क्या होता है भी एविलांस इफेक्ट उत्पन्न नहीं होता है, बट नेगेटिव आयन क्या है भी एनोड की तरफ गति करते हैं तो इनका वेग ज्यादा होता है, जिसके कारण और ये गैस के अणुओं को तोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या भी वहां पे एविलांस इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है आपका यहां तक? ठीक है, तो ये यहां पे क्या है भी धनात्मक आयन क्या है भी कैथोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, जब ये कैथोड की तरफ जाते हैं तो ये धीरे धीरे करके भी क्या भी कैथोड की तरफ पहुंच जाते हैं, और कैथोड से क्या है भी इलेक्ट्रॉनों का क्या है भी उत्सर्जन करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्या है भी उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, इनका मास अधिक होता है, वेग कम होता है, फिर भी एविलांस इफेक्ट उत्पन्न नहीं होता, बट ये जब कैथोड के अणु जब धनात्मक आयन कैथोड से टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है भी उत्सर्जन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भी यहाँ पे एनोड की तरफ गति करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या है भी एनोड की तरफ गति करेंगे, जिसके कारण वहां पे क्या है भी एनोड की तरफ गति करते हैं। उस टाइम के अंदर क्या है भी जो गैस के अणु और होंगे उनको क्या भी तोड़ देंगे, तो यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक आयन उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे क्या भी ऋणात्मक आयन उत्पन्न होने के कारण क्या भी धारा का मान क्या हो जाएगा भी एकदम इंक्रीज हो जाएगा। देखिएगा क्या बताता है भी ये जो पॉजिटिव आयन है
कैथोड से टकराएंगे, कैथोड से टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा भी, उत्सर्जन होगा। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है भी, यहाँ पे जो इधर की तरफ आएंगे, एनोड की तरफ आएंगे, तो यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक आयनों को क्या कर देंगे भी, उत्पन्न कर देंगे, जिसके कारण यहाँ पे ऋणात्मक आयनों की संख्या क्या हो जाती है भी, बहुत अधिक हो जाती है। और जिसके कारण धारा का मान क्या हो जाता है, या जो धारा पल्स है वो एकदम क्या है भी, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एकदम इंक्रीज हो जाती है। बट क्या है भी, इस एकदम इंक्रीज होने के साथ क्या है भी, इस कंडीशन को गणितर को क्या है भी, वापिस क्या है भी अपनी सामान्य स्टेज में भी आना होता है, क्योंकि पल्स क्या है भी इस प्रकार से एक बार इंक्रीज डिक्रीज, इस प्रकार से इंक्रीज डिक्रीज क्या है भी, इस प्रकार से पल्स प्राप्त होती है। तो इनको भी क्या है भी अपनी स्थायी अवस्था में आना होता है। ठीक है, उस स्थायी अवस्था में आने के लिए भी क्या है भी, इसको कुछ टाइम लगता है। तो ये जो क्वांचिंग प्रोसेस होती है, इस प्रकार की प्रोसेस को क्या है भी, क्वांचिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये स्थायी न होकर कुछ अलग समय के लिए होते हैं। ठीक है, और अब ये बताता है, जब ये प्रोसेस होती है उस कंडीशन के अंदर कोई अन्य आयनकारी कण इसके अंदर प्रवेश करता है, तो उसका जीएम या जो जीएम काउंटर क्या भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट पैदा नहीं करता है। इस प्रकार से इस सेटअप बॉक्स को बनाया जाता है। यदि क्या भी इसके ऊपर कोई आयनकारी कण इफेक्ट पैदा करेगा तो पल्स एकदम इंक्रीज हो जाएगी, और तो हम क्या भी किसी भी प्रकार से इनको क्या है भी काउंट नहीं कर पाएंगे, और ना ये पता लगा पाएंगे भी वो पार्टिकल कौन सा है। ठीक है, कहने का मतलब दोबारा मैं एक बार रिपीट करता हूं भी, यहाँ पे धनात्मक आयन ऊपर की तरफ जाएगा, कैथोड से टकराएगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या है भी एनोड की गति करेंगे, तो वहां पे एवलांस इफेक्ट उत्पन्न होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो करंट का मान क्या हो जाएगा भी, ज्यादा हो जाएगा। करंट का मान ज्यादा हो जाएगा तो पल्स एकदम क्या हो जाएगी भी, इंक्रीज हो जाएगी। और पल्स एकदम इंक्रीज हो जाएगी तो उस सेटअप बॉक्स को इंक्रीज हो जाएगी, तो उस सेटअप बॉक्स को क्या वापस विरामावस्था में ही भी क्या कि विरामावस्था में क्या करना पड़ता है भी, आना पड़ता है। तो इसके लिए उसको क्या है भी कुछ कम समय लगता है। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं भी क्वांचिंग प्रोसेस बोलते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर जब ये प्रोसेस होती है उसके टाइम को हम फाइंड करेंगे। यदि कोई अन्य आयनकारी कण इसके अंदर प्रवेश करता है तो उसको जेएम काउंटर क्या भी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इफेक्ट पैदा नहीं करता है, क्योंकि यदि इफेक्ट पैदा कर देगा तो वो एकदम इंक्रीज हो जाएगी और तो वहां पे क्या है भी पार्टिकल को क्या है भी हम काउंट नहीं कर सकते या डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये बताता है भी ये तो हो गया पे। अब जो पैरालाइज टाइम है, डेड टाइम है और रिकवरी टाइम है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये बताता है भी एक धनात्मक आयन को, एक मंद धनात्मक आयन को कैथोड तक पहुंचने में क्या है भी 100 माइक्रोसेकंड का समय लगता है। भी एक धनात्मक आयन को क्या है भी, नेगेटिव आयन तो क्या है भी कुछ नैनो सेकंड के अंदर ही क्या है भी इस एनोड पर पहुंच जाते हैं, बट एक मंद गति वाले धनात्मक आयन को कैथोड तक पहुंचने में क्या है भी 100 माइक्रोसेकंड का समय लगता है। और इस समय को क्या बोलते हैं भी, डेड टाइम बोलते हैं या विश्रांति काल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भी, डेड टाइम बोलते हैं या क्या बोलते हैं भी, विश्रांति काल बोलते हैं। और इसको क्या है भी टीडी से डिनोट करते हैं। इसको क्या करते हैं भी, टीडी से डिनोट करते हैं। और जब यहां तक पहुंचने के बाद वो क्या है भी वापिस आएगा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करके, तो वो क्या है भी कुछ उसको प्रोसेस को शांत होने में या स्थायी अवस्था में प्राप्त होने के लिए उसको कुछ टाइम और लगता है। और इस टाइम को बोलते हैं भी अपने रिकवरी टाइम, रिकवरी टाइम, जिसे टीआर से डिनोट करते हैं। और इसे हिंदी में बोलते हैं भी अपने पुनराप्ति काल। क्या बोलते हैं भी इसको, पुनराप्ति काल।
ठीक है, कहने का मतलब इस कैथोड को ऊपर तक पहुंचने के अंदर क्या है भी 100 माइक्रोसेकंड का टाइम लगता है। इस टाइम को बोलते हैं भी डेड टाइम या विश्रांति काल। और टकराने के पश्चात इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित के कारण वो क्वांचिंग प्रोसेस होगी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित के कारण एवलांस इफेक्ट उत्पन्न होगा वहां पे, और फिर वो पूर्वावस्था में आएगा। तो उसको यहाँ से जाने में और वापस अपनी पूर्वावस्था में आने के लिए 100 माइक्रोसेकंड का क्या है भी और टाइम लगता है। इस टाइम को बोलते हैं भी रिकवरी टाइम बोलते हैं। और इन दोनों का योग क्या कहलाता है भी आपका पैरालाइज टाइम कहलाता है, जिसे पक्षाघात समय बोलते हैं। इन दोनों का योग क्या कहलाता है भी आपका पैरालाइज टाइम। पक्षाघात समय TR प्लस TD। रिकवरी टाइम और डेड टाइम का योग क्या कहलाता है भी आपका पक्षाघात समय कहलाता है, पैरालाइज टाइम कहलाता है। और इस टाइम के अंदर या TP टाइम के अंदर कोई पार्टिकल या कोई आयनकारी कण GM काउंटर के अंदर प्रवेश करता है तो उसका क्या है भी GM काउंटर उसको किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं देता है। ठीक है, आपको क्वांचिंग प्रोसेस समझ में आ गई, किस प्रकार की प्रोसेस होती है क्वांचिंग प्रोसेस। अब क्या है भी इसके अंदर टाइम लगता है भी वो पैरालाइज टाइम हो गया, भी ऊपर के कैथोड ऊपर की तरफ जाएगा, डेड टाइम हो गया। और वहां पे क्या है भी विसर्जन होगा या एवलांस इफेक्ट उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने के बाद वापस पूर्वावस्था में आएगा तो उसको रिकवरी टाइम बोलेंगे। दोनों का टाइम को क्या बोलेंगे भी पक्षाघात समय बोलेंगे। ठीक है, और इस टाइम के अंदर क्या है भी कोई अन्य पार्टिकल उसके अंदर प्रवेश करता है, इस टाइम के अंदर क्या भी कोई अन्य पार्टिकल क्या भी प्रवेश करता है तो वहां पे क्या भी GM काउंटर उसको किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं देता है। GM काउंटर रिस्पॉन्स तभी देगा जब कोई आयनकारी कण TP समय बाद प्रवेश करे। यदि TP समय का मान ले भी 1 सेकंड है, मान लेते हैं, इतना नहीं होता, 1 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, 1 सेकंड है तो 1 सेकंड आगे, फिर दोबारा सेकंड के अंदर आएगा तभी उसका यूज होगा। यदि 1 सेकंड से कम सेकंड के अंदर वो वहां पे कोई आयनकारी कण प्रवेश कर जाता है तो GM काउंटर रिस्पॉन्स नहीं देता है। यदि GM काउंटर वहां पे उसको रिस्पॉन्स दे तो वहां पे क्या है भी ये पूरे का पूरा सेटअप बॉक्स क्या हो जाएगा भी खराब हो जाएगा, हम उसको क्या है भी अच्छे तरीके से क्या है भी काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में ये तो हो गया भी आपका समन प्रक्रिया हो गई, क्वांचिंग प्रोसेस हो गई, पैरालाइज टाइम हो गया, डेड टाइम हो गया और आपका रिकवरी टाइम हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं भी यदि GM काउंटर के अंदर अच्छे से काउंट करने के लिए, भी अच्छे से अपने क्या भी पल्स को काउंट करने के लिए या अच्छे से पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या है भी एक चीज का और यूज करते हैं जिसको बोलते हैं भी क्वांचिंग प्रोसेस या सेल्फ क्वांचिंग विधि। अंतर समन विधि, सेल्फ क्वांचिंग मेथड बोल दो या प्रोसेस बोल दो। ठीक है, अंतर समन विधि बोलते हैं। और इस विधि के अंदर क्या है भी यहाँ पे जो 10% जो एथिल एल्कोहल बनाई जाती है उसको समन गैस बोलते हैं या बोलते हैं भी क्वांचिंग गैस बोलते हैं। यहाँ पे जो एथिल एल्कोहल होता है ना, उसको क्या है भी क्वांचिंग गैस बोलते हैं या समन गैस। अब क्या है भी अंतर समन विधि का यूज क्यों किया जाता है भी GM काउंटर के अच्छे रिस्पॉन्स के लिए या अच्छी पल्स काउंट के लिए इसका यूज किया जाता है। एक तो क्या है भी वो एक पैरालाइज टाइम को कम कर दे, यदि पैरालाइज टाइम कम हो जाएगा तो हम क्या है भी GM काउंटर अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। दूसरा ये बताता है भी यहाँ पे जो यहां से जो कैथोड ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और वो वहां से धनात्मक आयन ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर वो वहां से क्या कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर रहा है, फिर क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या भी बहुत सारे उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये वहां से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हो रहे हैं उनका क्या है भी
अंदर जो पार्टिकल इंटर कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, जिसके कारण क्या है भी वो इसके अंदर ऐड ना हो। इसके लिए क्या है भी क्वांचिंग गैस, ये सेल्फ क्वांचिंग मेथड का यूज किया जाता है और इसके लिए भी इसके अंदर क्या है भी आपके लिए क्वांचिंग गैस अंदर क्या है भी यूज की जाती है। तो उसका मेथड क्या है भी देखते हैं। भी ये आपका ये है, ठीक है, इसके अंदर क्वांचिंग गैस मिला दी 10% एथिल एल्कोहल। ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं तो थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वांचिंग गैस मिला दी भी एथिल एल्कोहल, इसके अंदर क्या है भी आपने मिक्स कर दी। अब यहां से क्या है भी धनात्मक आयन क्या है भी इधर की तरफ जाएंगे और यहां से क्या है भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे और ये क्या है भी यहाँ पे क्वांचिंग प्रोसेस होगी। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होते हैं, हम ये चाहते हैं भी इनका क्या है भी पल्स काउंट हो, उसके मध्य क्या है भी यूज ना हो, इनका जो पल्स काउंट हो उनके मध्य के भी यूज ना हो। तो इसको हटाने के लिए क्या है भी इसके अंदर एथिल एल्कोहल का यूज करते हैं। हम ये क्यों नहीं चाहते भी इसका यूज ना हो, ये इसलिए करते हैं भी वहां पे जो पल्स काउंट हो, भी जो पार्टिकल अंदर इंटर कर रहा है उसको क्या है अच्छे तरीके से क्या है उसको डिटेक्ट कर सकें। तो ठीक है, तो इसको हटाने के लिए अपने क्या करते हैं भी, देखिएगा जब ये धनात्मक आयन क्या है भी ऊपर की तरफ जाते हैं, जब धनात्मक आयन क्या है भी ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो एथिल एल्कोहल के अणुओं के साथ, जब धनात्मक आयन क्या है भी कैथोड की तरफ जाते हैं तो वो एल्कोहल के अणुओं के साथ टक्कर करके और यहां से क्या है भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं भी अवशोषित कर लेते हैं। बे धनात्मक आयन क्या है भी एल्कोहल के अणुओं के साथ टक्कर करके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं भी अवशोषित कर लेते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करके है भी उदासीन अणु बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं भी, उदासीन अणु बना लेते हैं। और जब ये उदासीन अणु बनता है तो इनकी क्या है भी ऊर्जा क्या हो जाती है भी कुछ ज्यादा हो जाती है। तो ये अपनी कुछ ऊर्जा क्या है भी पैरा बैंगनी फोटोन के रूप में, पैरा बैंगनी फोटोन के रूप में क्या है भी ये बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जब ये उदासीन अणु होगा, ये जो आपका उदासीन अणु होगा वो क्या है भी इसके अंदर की उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, तो वो क्या है भी इस मेथड जो इस प्रोसेस के अंदर किसी भी प्रकार का इफेक्ट पैदा नहीं करता है। बट ये जो पैरा बैंगनी फोटोन है ये कुछ न कुछ क्या है भी वहां पे इफेक्ट तो पैदा करता ही है, ठीक है। तो ये जो पैरा बैंगनी फोटोन है, इस पैराबैंगनी फोटोन को क्या है, ये ही जो एल्कोहल के और अणु हैं वो क्या है भी इस पैराबैंगनी फोटोन को क्या कर लेते हैं भी अवशोषित कर लेते हैं। एल्कोहल के जो और अणु हैं वो इस पैराबैंगनी फोटोन को क्या कर लेते हैं भी अवशोषित कर लेते हैं। और जो अवशोषित होने के बाद जो एल्कोहल का जो अणु है उसका जो आयनन विभव होता है वो आर्गन गैस के आयनन विभव से क्या होता है, कम होता है। और आयनन विभव से कम होने के कारण एल्कोहल के अणु क्या है बे ऋणात्मक आयनों को मुक्त कर, एल्कोहल के अणु क्या है बे ऋणात्मक आयनों को मुक्त कर धनात्मक आयनों में क्या हो जाते हैं भी चेंज हो जाते हैं। ऋणात्मक आयनों का भी वेग क्या होता है भी यहाँ पे बहुत कम होता है, तो इसका भी क्वांचिंग प्रोसेस के अंदर यूज नहीं होता। और जो आपके जो धनात्मक आयन होंगे, जो आपके क्या होंगे धनात्मक आयन होंगे वो क्या है भी कैथोड के जो धनात्मक आयन होंगे, जो कैथोड से क्या है भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनके साथ क्रिया करके और एक अणु बना लेते हैं और वो अणु क्या हो जाता है भी उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। अणु क्या हो जाता है भी
उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, और उत्तेजित अवस्था में आने के बाद ये पैराबैंगनी फोटोन को उत्सर्जित न करके ये क्या है भी स्वयं ही इस पूरे सेटअप से क्या हो जाते हैं भी अलग हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, या एवलांस इफेक्ट उत्पन्न करने में क्या है भी किसी भी प्रकार का क्या है भी योगदान नहीं करते हैं। तो यहाँ से जो बात ये समझ में आती है भी, यहाँ से जो ऊपर से जो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन क्वांचिंग प्रोसेस हो रही थी, कैथोड से टकरा के क्या है भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे और वहाँ पे एवलांस इफेक्ट उत्पन्न हो रहा था, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न जो धारा के अंदर योगदान करते थे। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं ये ही चीज भी, इसके अंदर क्या बताता है भी, आपको मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूं भी, इसका अपना यूज क्या था भी। यहां से जो धनात्मक आयन जाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये जो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, धनात्मक आयन ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर कैथोड से टकराकर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। इलेक्ट्रॉन से जो एवलांस इफेक्ट उत्पन्न होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होंगे, वहां से जो धारा प्राप्त होगी, इन जो इलेक्ट्रॉनों का क्या है भी इसकी धारा में किसी भी प्रकार का यूज नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं भी, इसके अंदर एथिल अल्कोहल बनाते हैं। जब धनात्मक आयन ऊपर की तरफ गति करते हैं, कैथोड की तरफ गति करते हैं, तो वो एथिल अल्कोहल के अणुओं के साथ क्रिया कर वहां टकराकर वहां से नेगेटिव आयन को क्या है भी कैथोड जो धनात्मक आयन है वो क्या है भी अवशोषित कर लेते हैं। कहने का मतलब दोबारा देखिएगा, जब कैथोड के अणु ऊपर की तरफ गति करते हैं तब वह रास्ते में एथिल अल्कोहल के अणु के साथ टक्कर कर वहां से ऋणात्मक आयन को अवशोषित कर लेते हैं, और वो धनात्मक आयन क्या है भी एक उदासीन आयन बन जाता है। ठीक है, और वो क्या है भी उदासीन अणु, ठीक है, फोटोन को उसकी ऊर्जा अधिक हो जाती है तो वो फोटोन को क्या है भी उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, और जो उदासीन अणु फोटोन को उत्सर्जित करने के बाद जो उदासीन अणु क्या है भी इस प्रोसेस के अंदर किसी भी प्रकार से क्या है भी भाग नहीं लेता है, वो अपने आप अलग हो जाता है। और जो आपका पैराबैंगनी फोटोन है उसकी ऊर्जा कुछ ज्यादा होती है, उस पैराबैंगनी फोटोन को जो अल्कोहल के और अणु है वो उनको क्या कर लेते हैं भी अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, और जो अल्कोहल के अणु को अवशोषित करने के बाद ये बताता है भी, जो अल्कोहल अणु का जो एथिल अल्कोहल का जो आयनन विभव होता है वो आर्गन गैस की तुलना के आयनन विभव से क्या होता है कम होता है, जिसके कारण एथिल अल्कोहल के अणु ऋणात्मक आयनों को मुक्त करके धनात्मक आयनों में क्या हो जाते हैं भी चेंज हो जाते हैं। ऋणात्मक आयनों में क्या उनका वेग क्या होता है भी कम होता है, तो ऋणात्मक आयन भी क्या है भी इसके अंदर किसी भी प्रकार का क्या है भी उपयोग में नहीं आते या यूज में नहीं आते। तो जो धनात्मक आयन बचे हैं एथिल अल्कोहल के, वो क्या है भी कैथोड से क्रिया कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर लेते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन के वो इलेक्ट्रॉन और कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन और जो एथिल अल्कोहल का धनात्मक है वो दोनों क्या है विक्रिया करके एक उत्तेजित अणु बना लेते हैं, और उत्तेजित अणु और पैराबैंगनी फोटोन को उत्सर्जित करने की बजाय क्या भी इस प्रोसेस से स्वयं ही क्या हो जाते हैं वियोजित हो जाते हैं। कहने का मतलब इस पूरे बॉक्स के अंदर या पूरे सेटअप के अंदर भी जो क्वांचिंग गैस मिलाने के बाद क्या है भी कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनका क्या है भी किसी भी प्रकार का यूज नहीं होता है। यूज क्या होगा भी आयनकारी कण प्रवेश करेगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उत्पन्न होंगे, और जो नेगेटिव आयन या एवलांस इफेक्ट उत्पन्न करेंगे वो ही क्या है भी धारा में काउंट होंगे, अन्य कोई भी चीज धारा में काउंट नहीं होगी, जिसके कारण क्या है भी हम धारा का मान क्या भी अच्छे से काउंट कर लेंगे, और जिसके कारण ये बता सकते हैं भी जो पार्टिकल इंटर कर रहा है वो पार्टिकल कौन सा है। दूसरा जो एक तो कंडीशन ये बताता है भी जो क्वांचिंग गैस जो गैस समन गैस का आयनन विभव होता है, जो क्वांचिंग गैस का आयनन विभव होता है, जो इसके अंदर अन्य गैस होते हैं उससे क्या होना चाहिए भी कम होना चाहिए। दूसरा ये बताता है भी जो लास्ट में जो अणु में होना, जो अणु उत्तेजित अवस्था में आता है उनमें वियोजित होने का गुण होना चाहिए, न कि पैराबैंगनी फोटोन को उत्सर्जित करने का। तो इसके कारण ये आपकी क्वांचिंग प्रोसेस हो गई, पैरालाइज टाइम, रिकवरी टाइम, डेड टाइम हो गया। और क्या है इसके अंदर
जो आपका कुछ एक दो टॉपिक्स और हैं इसी चैप्टर अभिलाक्षणिक वक्र है उसके बारे में हम क्या अभी कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी क्या भी आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, उनके अंदर क्या भी आपको ये अच्छे तरीके से क्या भी समझ में आ जाएगा। बाकी डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर के अंदर।